गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर्स बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री का बेस है। ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल जो है बेसिक कंसेप्ट्स में इंक्लूड होता है, और दूसरा होता है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके बाद में तीसरा एक चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये तीनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इसमें ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ATOM, एटम, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली अगर हम कुछ वर्ड्स में इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो एटम इज द, ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, बराबर। चलो इस एटम के बारे में, ठीक है, संस्कृत अब लैंग्वेज के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है ना, इंडियन लैंग्वेज। इसमें एक वर्ड आता है जो इस एटम को रिप्रेजेंट करता है, वह है परमाणु। मतलब बहुत पहले ये वर्ड जब इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इसके बहुत पहले संस्कृत लैंग्वेज में ये वर्ड इस्तेमाल होता था, जो इस पार्ट, ये जो इसकी डेफिनेशन है उसको रिप्रेजेंट करता था। ठीक है ना, तो नाम क्या है बेटा? परमाणु। अगर हम हिंदी में लिखना चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, परमाणु। ठीक है, अब ये वर्ड जिसने इंट्रोड्यूस किया था बेटा, वो थे इंडियन संत। ठीक है ना, सेंट बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, इंडियन सेंट, और नाम था उनका महर्षि कणाद। ठीक है ना, कितना डेवलप है बेटा अपना, ठीक है ना, लिटरेचर बोलो या अपना साइंस। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज कुछ अलग यूज की गई है। ठीक है, तो संस्कृत में ये वर्ड मिलता है आपको, परमाणु, जो एटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद में मॉडर्न, इसके अगर हम बात करें, ये एटम, ये वर्ड अल्फा, ये वर्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ? ठीक है, तो 1808 में एक थ्योरी है, ठीक है ना, इसे कहा जाता है डेल्टन्स थ्योरी। ठीक है ना, 1808 में डेल्टन्स ने थ्योरी रखी है, ठीक है, एटम्स के रेफरेंस में। अब इसके थ्योरी के कुल मिला के 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, अब इसमें जो पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, उसको ध्यान में रख के ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है ना, और जिस वर्ड से ये ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड है, बराबर है। तो ये जो थे, पहले इसके पॉइंट्स देख लेते हैं हम डेल्टन्स के। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, मैटर consist of indivisible atoms, indivisible atoms। ठीक है ना, उसके बाद में दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, all atoms of same element। देखो पहला जो पॉइंट है बेटा, मैटर जो था, मैटर का मतलब होता है एनीथिंग इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है बेटा वो मैटर है। और डेल्टन्स की थ्योरी क्या बोलती है कि मैटर इनडिविजिबल एटम से मिलके बना हुआ है, ऐसा डेल्टन्स का मानना था। ठीक है ना, मैटर डेल्टन्स ये मानता था कि एटम को हम और डिवाइड नहीं कर सकते और ब्रेकअप नहीं कर सकते, वो ऐसा पार्ट है। ठीक है, दूसरा उसने क्या अपनी थ्योरी में पॉइंट रखा है कि ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, ठीक है ना, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि एक एलिमेंट का, सेम एलिमेंट बोला है तो एक एलिमेंट के सभी एटम्स प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है ये कंपाउंड्स के बारे में है। ठीक है ना, टू डिफरेंट elements
combine in fixed ratio to form compounds, ठीक है ना। मतलब अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होगा बेटा, जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, लेकिन किस तरह से, इन अ फिक्स रेशियो। ये पॉइंट तो बिल्कुल फिक्स है, मतलब परफेक्ट है, ठीक है ना। एग्जांपल अगर लेना चाहे इस थर्ड पॉइंट के लिए, तो आपको मालूम है अगर हमको वाटर को बनाना है, ठीक है, तो H2 और O2 ये दोनों कंबाइन होंगे, ठीक है ना, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स है बेटा, ठीक है ना, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तब जाके आपको कंपाउंड मिलता है H2O। रेशियो क्या बेटा इसका, 2:1। अब ये जो रेशियो है ये हमेशा फिक्स रहेगा। अब वाटर कहीं से भी लीजिए, किस उसका सोर्स कुछ भी हो, कहीं से भी लीजिए आप, ठीक है ना, सी वाटर लीजिए, रिवर वाटर लीजिए, पॉन्ड वाटर लीजिए, टैप वाटर लीजिए, कहीं से भी लीजिए, आपको रेशियो बेटा ऐसे ही मिलेगा उसके एक मॉलिक्यूल्स में। H के 2 एटम रहेंगे, ऑक्सीजन का 1 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सिंपल लैंग्वेज में से समझाइए अपनी थ्योरी। अब लास्ट का जो पॉइंट है, 4th नंबर वाला पॉइंट, ठीक है ना, 4th नंबर वाले पॉइंट में उसने कहा है कि भी जो केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है ना, तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस में एक्चुअल में होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व होता है, क्या होता है एक्चुअल में, तो वहां पे मालूम है एटम्स रीअरेंज होते हैं, मतलब कहीं से एटम बॉन्ड को ब्रेक करके अलग होगा और कहीं पे वो जाके ऐड हो जाएगा बॉन्ड को फॉर्म करके, मतलब बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन यही होता है। तो उसको लिखा किस ढंग से उसने कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो क्या बोलता है आखिरी पॉइंट में कि केमिकल रिएक्शंस बेसिकली और कुछ नहीं, एक रीअरेंजमेंट की प्रोसेस है, जहां पर कुछ चीजें कहीं से टूटेगी, अलग होगी और कहीं पे जाके ऐड हो जाएगी। तो ये मानती है बेटा डेल्टन्स थ्योरी, ठीक है ना। ये थ्योरी बताने का मेन इंटेंशन ये था कि इसका जो पहला फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जिसको देखो मैं पूरे इसको मार्क कर रहा हूँ रेड पेन से, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए, मतलब इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक में एक वर्ड है, ठीक है ना, जिस वर्ड को कहा जाता है, वर्ड देखो कैसा है, अटोमियो। क्या वर्ड है, अटोमियो। इसका ग्रीक में मतलब भी होता है इनडिविजिबल, मतलब ऐसा कुछ जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो इस वर्ड से बना है, सीधा लिखने की जरूरत नहीं, उसको हम डायरेक्टली ऐसा भी दिखा सकते हैं, इस वर्ड से बना है बेटा ये आपका एटम, ये वर्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से ये उस वर्ड के बारे में था जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें मान के चलो कि ये जो एटम है, ठीक है ना, ये जो एटम है ये बेसिकली इट कैन बी सब डिवाइडेड, मतलब उसको और डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि डेल्टन्स की थ्योरी तो ये मानते थे, लेकिन उसके बाद में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम देखेंगे बेटा, ठीक है, जिसके थ्रू कुछ इसकी डिस्कवरीज हुई है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के, ये कुछ डिस्कवरीज हमें देखना है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। तो उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये माना गया कि नहीं, इसका जो पहला जो पॉइंट है बेटा ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है ना। एटम्स, ये जो मैटर का जो पार्ट है एटम्स, इसको हम डिवाइडेड और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब उस पॉइंट पर ध्यान देते हैं। तो एटम्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू, ठीक है ना, सेवरल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो किसमें डिवाइड किया जा सकता है इसको, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स है बेटा, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन,
उसके बाद में प्रोटॉन, उसके बाद में न्यूट्रॉन, उसके बाद में पॉजिट्रॉन, उसके बाद में पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, उसके बाद में मेजॉन, ठीक है ना, उसके बाद में न्यूट्रिनो, देखो शायद कुछ आर्टिकल्स आपने अभी तक सुने भी नहीं होंगे, ठीक है ना, उसके बाद में एंटी प्रोटॉन्स, और उसके बाद में और भी बहुत सारे पार्टिकल्स है बेटा, ठीक है ना, लेकिन मैं पूरे नाम से नहीं लिख रहा। अभी कुछ लेटेस्ट जो इसमें ऐड हुआ है वो है गॉड पार्टिकल्स, ठीक है। अब इस बारे में भी थोड़ा सा डाटा रिसर्च कीजिए। गॉड पार्टिकल्स या फिर लेटेस्ट एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऐड किया गया है, ठीक है। तो देखो इतने सारे पार्टिकल्स, जरूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट्स में सबके सब पार्टिकल एक ही जगह पर हो, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। तो फिर इनमें से ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जो हर एक एटम में होना मस्ट है या होते ही हैं, ठीक है ना। उसमें से देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये शुरुआत के जो 3 पार्टिकल्स है ये आपको हर एक एलिमेंट्स के एटम में मिलेंगे ही मिलेंगे, और इस वजह से ये तीनों को कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या कहा जाता है इनको? फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि ये है तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, लेकिन इनको फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बेसिकली हर एक एलिमेंट्स के एटम में रहेंगे ही, होंगे ही, ठीक है, बराबर। चलो अब इसके बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन्स आपको मालूम है, ठीक है ना, एक बेसिक आपको आइडिया है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में होते हैं, बराबर। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, ये इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस, बराबर। और इनसाइड द न्यूक्लियस होने की वजह से इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या नाम दिया गया इनको? न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। और ये न्यूक्लियस के बाहर है ना, आसपास, न्यूक्लियस के आसपास जो ऑर्बिट्स है उसमें है, और इस वजह से इन्हें नाम दिया गया है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स। क्या नाम दिया गया बेटा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स। चलो ठीक है, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अभी तो जो था वो इंट्रोडक्शन ही था, ठीक है, उस एटम, इस वर्ड का, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं, ठीक है, जो इनिशियली हमें मालूम होना जरूरी है, ठीक है ना। अब ये टर्म्स बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इससे कनेक्टेड है। ये टर्म्स कौन सी है, उनका मीनिंग क्या है, और उसके एग्जाम्पल क्या है, इतना हमें देखना है, ठीक है। बाद में हम चैप्टर में इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब उसमें एंट्री करेंगे अंदर, ठीक है। और एंट्री करते समय सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा डिस्कस करने का वो होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। चलो इसमें कौन कौन सी टर्म्स है बेटा जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, तो ठीक है, टर्म्स इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, बेसिकली 6 टर्म्स हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से शायद एक आध या 2 टर्म को आपने पढ़ा होगा 10th में, ठीक है। तो ये है फर्स्ट आइसोटोप्स, मेरे ख्याल से इसको आप जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आइसोबार, ठीक है ना। उसके बाद में आता है आइसोटोन, ठीक है ना। उसके बाद में आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। उसके बाद में आएगा
आइसोस्टर, ठीक है ना, आइसोस्टर, यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा, आइसोस्टर, ठीक है। उसके बाद में आएगा आइसोडाइफर। ये ऐसे कुछ टर्म्स है बेटा जिसका मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। चलो ठीक है, देखते हैं आइसोटोप्स क्या होता है, ठीक है। अब इसको जानते हैं आप, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, ठीक है ना। तो इसमें क्या सेम है, क्या सिमिलर है इसमें, ठीक है ना। इसमें सिमिलर है सेम, आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर सेम है इसमें, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। चलो हम एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल में बेटा इसमें अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आपको देखने मिलेंगे। एक मिलेगा ये हाइड्रोजन, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रिटियम, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर की बात करें बेटा इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन अगर एटॉमिक मास नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 2 और इसका 3, ठीक है ना। अब देखो बेटा तीनों एक ही एलिमेंट्स के एटम्स है, ठीक है ना, डिफरेंट एटम्स है। लेकिन सभी में अगर तीनों की हम बात करें तो तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या हो गया बेटा, डिफरेंट हो गया। तो ऐसी अगर पेयर मिलती है आपको, ठीक है, तो आप उसे किस कैटेगरी में डालेंगे, आइसोटोप, ठीक है। और आप ध्यान में रखिए एटॉमिक नंबर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर। अच्छा एटॉमिक मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, बराबर है। चलो इसके बाद में बेटा एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए, और एटॉमिक नंबर को जेड, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जांपल मैं हर एक में एक एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा, हम आइसोबार की बात करते हैं। आइसोबार जो है इसमें क्या होता है, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें आइसोबार की, इसमें क्या सिमिलर मिलेगा आपको, इसमें सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। इसमें इसको इस तरह से डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लाइन ड्रॉ कर देता बेटा ताकि उसमें मिक्सअप ना हो, ठीक है। इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, मिक्सअप नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा देखो आइसोबार की हम बात करें तो इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल की अगर हम इसमें बात करें तो एग्जाम्पल लेते हैं इसमें बेटा, हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा क्रिप्टॉन, नहीं क्रिप्टॉन ज़्यादा हो जाएगा, ऑर्गन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ऑर्गन, उसके बाद में पोटेशियम, उसके बाद में कैल्शियम, ठीक है। अच्छा ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम कितना बेटा, 20, ठीक है। अच्छा इसमें एटॉमिक मास नंबर की बात करें तो इसका भी 40 आता है, इसका भी 40 आता है, इसका भी 40 ही आता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें डेसिमल में डिफरेंस है लेकिन उसको राउंड अप करो तो 40 ही आता है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें ये आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। अब इसमें ये किसका कॉम्बिनेशन हो गया बेटा, ये किस कैटेगरी में आ गया, आइसोबार, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो सभी का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास नंबर नियरली सेम है, नियरली सेम है बोला मैंने आपको, ठीक है। इसीलिए ये किस कैटेगरी में आएगा बेटा, आइसोबार। जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, ठीक है, आपको बहुत इजी है ये टॉपिक। अब आइसोटोन की बारी है, आइसोटोन क्या होता है, ठीक है ना। आइसोटोन के इसमें
जो सबसे मेजर जो क्या सिमिलर है, ठीक है ना। तो आइसोटोन में सेम न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे सब, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखो एग्जांपल के थ्रू हम उसको प्रूव करते हैं। पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है ना। पोटेशियम का बेटा एटॉमिक नंबर 19, इसका 20, इसका एग्जैक्टली 40 है और इसका कितना मालूम है 39 पॉइंट समथिंग है। मैंने यहाँ पे उसको राउंड अप किया हुआ है, ठीक है। चलो अगर हम ऐसा है इस एग्जांपल में, ये अगर आइसोटोन की पेयर है, इसके एग्जांपल में दिया है तो न्यूट्रॉन के नंबर सेम आने चाहिए। अब न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकाले जाते हैं बेटा, तो ध्यान से देखिए न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं। ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को करता है, बराबर। इसका मतलब अगर मुझे न्यूट्रॉन के नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा 39 माइनस 19 कितना आ जाएगा बेटा 20, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर निकालना है मुझे न्यूट्रॉन का नंबर तो 40 माइनस 20, ये भी क्या आ गया बेटा 20। तो देखो 20 यहाँ पे भी है, 20 यहाँ पे भी है, आ गया। न्यूट्रॉन के नंबर सेम आ गए, मतलब वो वाली पेयर क्या बन गई, आइसोटोन, ठीक है। देखो इतना इजी है। अब हम बात करते हैं बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या रहता है, ठीक है ना, इसमें क्या सिमिलर रहता है वो देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स या फिर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है ना, बराबर। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में ध्यान से देखो, एग्जांपल में इसमें, ठीक है ना, n-3, ठीक है ना। उसके बाद में O-2, उसके बाद में F-1, उसके बाद में सोडियम +1, उसके बाद में मैग्नीशियम +2, उसके बाद में एल्यूमिनियम, ठीक है ना, Al3+, ठीक है ना, Mg, ठीक है ना, उसके बाद में एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। अब देखिए इसमें सेम इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, ठीक है ना, सेम इलेक्ट्रॉन इसमें है क्या। यहाँ पे देखो बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो 7 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं, कुल इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 10, ठीक है ना। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे थे, कुल इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 10, ठीक है ना। F9, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है तो बेटा 10। यहाँ पे देखो सोडियम का 11, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, ठीक है ना। यहाँ पे 12, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो 10। यहाँ पे 13, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो बेटा 10। यहाँ से देखो प्लस में रहा तो माइनस करेंगे और माइनस में रहा तो प्लस करेंगे। देखो पूरे देखो पर 10 है, ठीक है ना। तो ये पूरे के पूरे जितने भी 6 के 6 ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक, सेम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, तो क्या ये पॉसिबल है, जो देखो इसमें, ठीक है। तो इस एग्जांपल्स में मैं यहाँ पे नीचे ही लिख रहा, ठीक है ना। थोड़ा सा इस लाइन को हम नीचे में एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसा ले लेते हैं तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं इस तरह से बाइफरकेट कर देता बराबर, सेपरेट, ठीक है। और 10 के नीचे में मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना बेटा। इसमें आपको मतलब नाइट्रोजन जो है ये 2 और यहाँ पे क्या रहता है 5, कुल मिला के 7 है ना। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे तो आपको मालूम आने वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट में ही एंट्री करते हैं, तो ये 5 कट हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 8। यहाँ पे देखो 2 और इसके आउटर मोस्ट में कितना रहेगा 6, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं तो 6 ना रहते हुए क्या रहेगा 8 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे फ्लोरीन की बात करें तो 2 और सेकंड ऑर्बिट में 7, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है तो 7 ना होते हुए कितना रहेगा बेटा 8, बराबर। उसके बाद में सोडियम ये 2 8 और ये 1, ये 1 तो बाहर जा रहा है, मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8। देखो यहाँ पे भी 2 8 है, 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 ठीक है ना। Mg की बात करते हैं 2 8 और 2, तो ये भी कैंसिल। और इसके एल्यूमिनियम की बात करते हैं 2 8 3, ये भी कैंसिल, ठीक है ना। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है।
है कि नहीं? बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। टर्म्स कोई भी हो उसका मीनिंग समझो, एग्जाम्पल के साथ समझो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो आते हैं इसका टर्म जो दिख रही है आपको वो है आइसोस्टर्स, ठीक है ना। अब आइसोस्टर में सेम नंबर ऑफ एटम्स इन अ molecules or ions in a molecules are in ions, ठीक है ना। लॉ एंड दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा बेटा? आयंस, ठीक है ना। इस तरह से बराबर, सेम नंबर ऑफ एटम्स इन द, ठीक है, बराबर है। या फिर दूसरा अगर क्राइटेरिया देखें इसमें, ये दूसरा क्राइटेरिया था, ठीक है ना। यहाँ पे भी दूसरा क्राइटेरिया, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब चेक करते हैं इसको, ठीक है ना, क्या ये पॉसिबल है। आइसोस्टर की पेयर में जो एग्जांपल दिया बेटा वो है, यहाँ पे एग्जांपल है N2 NCO, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, सेम नंबर ऑफ एटम्स, देखो नंबर ऑफ एटम्स सेम है, इधर भी N2 मतलब 2 एटम, उधर CO मतलब 2 एटम, ठीक है ना, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का। हमें देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा देखो नाइट्रोजन के वैलेंस इसमें, इसका देखो आखिरी ऑर्बिट में 5 रहता है और दूसरे नाइट्रोजन के आखिरी ऑर्बिट में 5 रहेगा, तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे? कुल मिला के इलेक्ट्रॉन है बेटा 10, वैलेंस आखिरी ऑर्बिट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो इसका 4 और इसका 6, ये कितना आ गया बेटा 10। देखो कितना इजी, ठीक है ना। मतलब आइसोस्टर्स जो है इसमें आपको नंबर ऑफ एटम भी देखना है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देखना है, ठीक है ना। ये दोनों क्राइटेरिया इसमें दोनों क्राइटेरिया, इसमें 2 क्राइटेरिया, इसमें 2 क्राइटेरिया, इसमें एक ही क्राइटेरिया है, ठीक है। अब आखिरी आइसो डाइपर। अभी आइसो डाइपर जो है, ठीक है ना, इसमें देखो सेम नंबर ऑफ n-z, ठीक है ना, n-z, या फिर n-z अगर नहीं कंसीडर करना है तो इसमें हम a-2z, या तो ये देखना है या तो ये देखना है, दोनों में से कोई एक देखना हमको, ठीक है ना, बराबर है। तो चलो चेक करते हैं इसमें आइसो डाइपर वाली जो पेयर है, ठीक है ना। बेटा इसमें एग्जांपल लिया हुआ है, एक K है और दूसरा है फ्लोरीन F, ठीक है ना। अब इसमें पोटेशियम की बात करें तो 90 और ये 39, इसमें बात करें तो ये 9 और ये रहेगा 19, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं, अभी चेक करते हैं इसको आइसो डाइपर की पेयर है या नहीं। बेटा इसमें n निकालना है, तो आपको मालूम है n निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे 39 माइनस 90, मतलब कितना आ गया n की वैल्यू बेटा, n की वैल्यू आ गई 20, ठीक है ना। अब n माइनस z करना है, ठीक है। आपको मालूम है ये जो वैल्यू है बेटा ये z की है और ये वाली वैल्यू a की है, बराबर है, ठीक है ना। तो n माइनस z करना है, तो बेटा n माइनस z मतलब n की वैल्यू कितना है 20 और z की वैल्यू कितना है 19, तो कितना आएगा बेटा 1, ठीक है। चलो ठीक है, a माइनस 2z करते हैं, a माइनस 2z। अब ये अगर करते हैं तो ये कितना है बेटा 39, 2z मतलब इसका डबल, मतलब कितना हो जाएगा 38, ऐसा कितना आ गया बेटा 1, ठीक है। चलो फ्लोरीन के बारे में करते हैं बेटा, फ्लोरीन। अभी फ्लोरीन के जो है यहाँ पे n माइनस z करना था, n की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसमें n जो है n अगर निकालना चाहे तो ये 19 माइनस 9, ये कितना आ गया बेटा 10, ठीक है ना। n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब इसमें n माइनस z करना है, ठीक है ना, इसमें n माइनस z, तो n कितना आ गया बेटा 10 और z की वैल्यू कितना है बेटा 9, यहाँ पे देखो बेटा 1, मतलब n माइनस z यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। उसके बाद में a माइनस 2z करना था, a कितना है बेटा यहाँ पे 19, z कितना है बेटा 9, उसका डबल कितना हो जाएगा बेटा 18 और ये 1, तो यहाँ पे भी 1 आ गया बेटा, यहाँ पे भी 1 आ गया। तो ये अगर क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करते हैं तो किसी भी इसमें आप इनमें से कोई भी पेयर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक, ये पूरा लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस होंगे,
बराबर है, और डिस्कवरीज सबसे पहले पढ़ेंगे। 3 डिस्कवरीज एक साथ पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, बराबर। एक लेक्चर में ये तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।